हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर न्यू स्टडी पॉइंट टू अफसर में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। प्यारे साथियों, आइए बढ़ते हैं अपनी संविधान की श्रृंखला के अंदर। जैसे कि हमने बात की थी कल हमने बात की थी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में और कौन कौन से राज्य बने, कैसे कैसे राज्यों का निर्माण हुआ, क्या क्या करना पड़ा, कौन कौन सी समितियां बनी, उन्हीं सभी के बारे में हमने बात की थी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने बात की थी सबसे पहले बात की थी हमने एक कमेटी की जो हमारे पास बनी, एस के धर कमेटी। इसके बारे में बताया था मैंने कल कि इसने जो भाषा के आधार पर बनाने को कहा था, इसे मना कर दिया। इसके बाद हमारे पास अगले बनी जेबीपी कमेटी, इसी में भी मना कर दिया था। और इसके बाद हमारे पास अगली कमेटी बनी जिसे कहते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग में भी हमारी सिफारिश की गई थी और इसी फजल अली आयोग की सिफारिश पर ही आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया। तेलुगु भाषा पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जो बना फजल आयोग की सिफारिश पर। इसके बाद हम अगला बढ़ते हैं। अगला हमने देखा राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया हमारा 1956 में लॉर्ड कैनी वायसराय के शासनकाल में। और इसी में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात हुई। उसी के बारे में मैंने बताया कि कैसे कैसे सब राज्य बने, कैसे कैसे हमारे पास वर्तमान स्वरूप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का हमारे पास आया। उसके बारे में मैंने सब कुछ बताया। तो आइए चलते हैं आज की क्लास को हम देखते हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं आज एक फिर मोटिवेशन शायरी को, जिससे कि आपके अंदर एक जुनून, एक ताकत, एक पागलपन की ज्वाला जो है वो बढ़ने लगे। आइए देखते हैं अपने 4 चांद टॉपिक को जिसमें मैं आपके लिए हर रोज लाता हूं एक मोटिवेशन शायरी। तो आइए देखते हैं 4 चांद। भीड़ में खड़ा रहना मकसद नहीं मेरा, भीड़ में खड़ा रहना मकसद नहीं मेरा, भीड़ जिसके लिए खड़ी है वही मकसद है। तो प्यारे साथियों, जैसे मैंने बताया कि भीड़ में खड़ा रहना मेरा कोई मकसद नहीं, और भीड़ जिसके लिए खड़ी है मैं वही बनना चाहता हूं। आप एक बार अपने मन में ठान लें कि मुझे भीड़ में खड़ा नहीं रहना है, मुझे किसी के पीछे नहीं चलना है, मुझे सिर्फ अपनी ताकत पर, अपने कंधों पर, अपने पैरों पर ही विश्वास रखना है। और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी के पीछे नहीं चलना है, बल्कि लोगों को, अपने आप को ऐसा बनाना है कि अन्य लोग मेरे पीछे चलें। आपने जिस दिन ये बात ठान ली उस दिन आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। तो आइए प्यारे साथियों, अब देखते हैं अपने संविधान के टॉपिक को, चलते हैं अपने संविधान के टॉपिक की तरफ। तो आइए, इतने आप सभी को जोड़ लें, एक बार वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। आइए चलते हैं। मैं आपको बीच में कभी भी ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आपको कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे से अच्छा, बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार शेयर कर दें। मैं आपको शुरू में ही कह देता हूं कि एक बार शेयर कर दें और लाइक कर दें, अन्यथा वो आपकी मर्जी है। तो आइए देखते हैं अपने संविधान के टॉपिक को। आप देख सकते हैं आज हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में। आइए नागरिकता को देखते हैं। आप अपना हेडिंग बना लें भाग नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे नागरिकता। तो आज हम पढ़ेंगे भाग नंबर 2 को, और भाग 2 में हमारे आता है नागरिकता। आप मुझे कोई भी कमेंट करके बता सकता है कि नागरिकता हमने कहाँ के संविधान से ग्रहण की थी, जिससे कि मुझे ये पता चल जाए कि हाँ, कोई बच्चा पढ़ता है, जिसने मेरी पहली क्लास ली है वो इसका जवाब जरूर देगा। क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में और पहली क्लास के अंदर ही जो मैंने पिछली क्लासें कराई हैं उनमें पहला ही पॉइंट मैंने नागरिकता लिखवाया। तो आइए, और हमारे भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, चलो मैं ही बता देता हूं। तो नागरिकता हमने ली थी ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से ली थी नागरिकता हमारे संविधान के अंदर आती है भाग नंबर 2 में। और ये कौन से अनुच्छेद से? तो ये आती है प्यारे साथियों 5 से लेके ये आती है अनुच्छेद 11 तक। 5 से 11 तक आती है हमारी नागरिकता। आइए इसी के बारे में 5 से 11 तक देखते हैं हम नागरिकता को। तो आइए, 5 हमारे जो भाग नंबर 2 का जो अनुच्छेद नंबर 1 है उसके बारे में हम बात करते हैं। आइए बिना देरी के हम चलते हैं। तो नागरिकता हमारे संविधान में क्यों आई, नागरिकता का हम क्यों पढ़ा? क्योंकि
हमारे भारत में जो विदेश से आते हैं, जो भारत में रहते हैं, उन्हीं के बारे में बताने के लिए हमारे भारत में नागरिकता का प्रावधान रखा गया। आइए देखते हैं भाग नंबर 5 को। भाग 5 नहीं, सॉरी, अनुच्छेद 5। हम 1 बाय 1 हर अनुच्छेद को लेके चलेंगे। तो अनुच्छेद नंबर 5 कहता है नागरिकता की परिभाषा। नागरिकता की परिभाषा, और नागरिकता की परिभाषा में क्या क्या होगा? तो नागरिकता की परिभाषा में होगा, इसके अंदर जो भी राज्य है, तो एक बात हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान बना तब हमारे संविधान में एक बात रखी गई 26 जनवरी 1950 को, और इसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति भारत में आना चाहता है वह व्यक्ति भारत में 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में रह रहा हो, उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति रह रहा हो, या फिर कोई व्यक्ति बाहर चला गया है और उसका कोई भी पूर्वज भारत में उसका जन्म हुआ हो, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। और इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा कि किस किस आधार पर मिलती है, किस किस आधार पर नहीं मिलती है। आइए देखते हैं नागरिकता की परिभाषा को। नागरिकता की परिभाषा में आया है 26 जनवरी 1950 से पहले कोई भी व्यक्ति, इसमें लिख लें, कोई भी व्यक्ति भारत में निवास करता हो, भारत में निवास करता हो, या इसी के बाद अगला हम लिख सकते हैं, वह व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक, जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में निवास करता हो। ये पहले की बात चल रही है, इससे पहले कोई व्यक्ति ऐसा हुआ होगा तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। तो वह व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में रहा हो। इसके बाद हम अगला देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, उसे नागरिकता इस आधार पर भी मिल सकती है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में है तो विदेशी को भी नागरिकता कैसे मिलेगी? तो उसके पूर्वज में से कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक रहा हो, तभी उसे नागरिकता मिल सकती है। और ये नागरिकता की कैसी परिभाषा है? तो परिभाषा दी है अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर। मैं आपको ये लिख के भी बता सकता था, लेकिन मेरा क्लास का पर्पस ये है कि वन बाय वन सभी पॉइंट समझ में भी आने चाहिए। तो आइए प्यारे साथियों, आप इसे नोट कर सकते हैं, आप। इतने हम देखते हैं अपने अगले पॉइंटों को। आइए प्यारे साथियों, नोट कर लिया हो तो एक बार मिटा देते हैं। तो आइए मिटा देते हैं इसे। अब हम देखते हैं अपना अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता है? तो अनुच्छेद नंबर 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। तो अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता है? तो अनुच्छेद नंबर 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए, यानी इसमें कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में रहा हो, भारत छोड़ के गया हो, या उसके बाद भारत में आया हो, तभी
उसे नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं। तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। 19 जुलाई 1948 से 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में जो भी व्यक्ति आया हो और वो भारत के अंदर 6 महीने तक रहा हो और उसके बाद उसने पंजीकरण कराया हो, तभी उसे भारत की नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं पॉइंटों को। तो ये तो हो गया एक सिंपल लाइन। इसके बारे में देखते हैं अगली लाइनों को, जिससे कि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। आइए देखते हैं अगली लाइनों को। तो अगली लाइनों में 19 जुलाई 1948 के बाद कोई भी व्यक्ति भारत आया हो और फिर क्या होगा, और उसके बाद 6 माह भारत में रहा हो तथा पंजीकरण कराया हो, 6 माह का पंजीकरण कराया हो और 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति भारत में आया हो, तभी उसे नागरिकता मिलेगी, अन्यथा उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी, भारत की नागरिकता। अगर अब भी कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो वो है आ सकता है। किस आधार पर? तो प्यारे साथियों, वो आ सकता है 19 जुलाई, उसका 6 माह का भारत के अंदर पंजीकरण होना चाहिए और वह 19 जुलाई के बाद तो आएगा ही, क्योंकि वर्तमान समय तो चल रहा है, जो बाद की चल रहा है। तो इसके बाद अगली चीज को हम देखते हैं, बिना देरी के चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद नंबर 7 है, जिसके बारे में हमें बताया है कि ये तो हो गया पाकिस्तान से भारत आने के लिए, और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 7, जिसे कहते हैं भारत से पाकिस्तान वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। तो आइए प्यारे साथियों अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 7 आता है, आपने नोट कर ही लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। प्यारे साथियों नोट जरूर करते चलें। आप अगर नोट्स बना लेंगे मेरी क्लास को तो आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे मैं आपकी क्लास ये समाप्त होने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ये इसकी। अनुच्छेद नंबर 7 लिख लें, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। ये दिया है हमें, अगर कोई व्यक्ति अब भी या पहले भी अगर भारत से पाकिस्तान अगर जाता है तो उसकी भारत की नागरिकता तुरंत समाप्त हो जाएगी, और आपको अन्य देश की नागरिकता मिले या ना मिले उसकी तो उस अगले देश की जिम्मेदारी है कि वो आप अपनी नागरिकता दे ना दे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है और वहां रहना शुरू कर देता है तो कुछ समय पश्चात उसकी नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। यही आप लिख सकते हैं कि भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी अगर कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले या पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भारत की नागरिकता तुरंत ही समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम अगले अनुच्छेद को देखते हैं, और अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है अनुच्छेद नंबर 8, जिसमें कहा जाता है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। तो भारतीय मूल का मतलब जो व्यक्ति भारत का हो और विदेश में रहना शुरू कर दिया हो और वह अगर नागरिकता लेना चाहता है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। आइए देखते हैं भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद नंबर 8 डाल लें, आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन जरूर करते चलें। मैंने आपको हर क्लास में बताता हूं कि आपको नोट जरूर करना है। तो आइए प्यारे साथियों अनुच्छेद नंबर 8 देखते हैं, भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए।
नागरिकता का प्रावधान। और जैसे कि हमारे भारत में इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है जब दक्षिण अफ्रीका से आए कौन महात्मा गांधी। 9 जनवरी 1915 को भारत में आए कौन महात्मा गांधी। इसीलिए संविधान में भी इसका विचार किया गया कि अगर कोई व्यक्ति अगर विदेश चला गया है तो उसे भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। तो इसमें अनुच्छेद नंबर 8 के तहत भारत की नागरिकता दे दी जाएगी कोई भी व्यक्ति को। तो आइए प्यारे साथियों अब देखते हैं अपने अगले अनुच्छेद को। अगला अनुच्छेद हमारे पास आता है, ये तो हो गया भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए। और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए आप इसमें लिख सकते हैं कि कौन व्यक्ति को क्या हो सकता है, विदेशी और भारतीय में क्या फर्क हो सकता है। अगर चाहें तो आप लिखवा भी सकता हूँ। तो आइए वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख कर ही समझ जाएंगे कि कोई व्यक्ति अगर विदेश में है तो उसे नागरिकता कैसे मिलेगी। तो अनुच्छेद 8 के तहत। आइए प्यारे साथियों अब अपने अगले अनुच्छेद को देखते हैं बिगर देरी करें। तो आइए अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद नंबर 9। आप नोट जरूर करते चलें। अनुच्छेद नंबर 9 हमारा क्या आता है। तो अनुच्छेद नंबर 9 आता है जिसे कहते हैं हम अनुच्छेद नंबर 9 आता है हमारा नागरिकता का निलंबन। अगर कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के खिलाफ या कोई व्यक्ति किसी विदेश में रहना शुरू कर दे या कोई व्यक्ति किसी विदेशी शत्रु देश का साथ देने लगे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसी के बारे में बताया अनुच्छेद नंबर 9 के अंदर। तो आइए प्यारे साथियों हम देखते हैं अनुच्छेद 9 के अंदर क्या है। नागरिकता का निलंबन। नागरिकता का निलंबन कैसे हो सकता है। तो नागरिकता का निलंबन कैसे कैसे हो सकता है। तो नागरिकता का निलंबन हमारे पास हो सकता है कई तरह के हैं इसके, जैसे विदेशी देश की सहायता के लिए, ऐसे लिख लें शत्रु देश की सहायता में, विदेशी देश की यानी शत्रु देश की सहायता को अगर करेंगे सहायता में तो क्या होगा। तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और आपने भारतीय देश के खिलाफ, भारतीय संविधान के खिलाफ बर्बरता पेश की है तो बर्बरता में भी क्या होगा। तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद नंबर 10। और अनुच्छेद नंबर 10 हमारे पास क्या आता है। तो नागरिक के अधिकारों को, आप इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनें, नागरिक के अधिकारों को संसद में पेश नहीं किया जा सकता। यानी विधि किए बिना आप कोई भी संसद के अधिकारी का, यानी कोई भी अधिकारी है, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी आप नागरिकता समाप्त करना चाहते हैं तो उसकी नागरिकता सिर्फ जब ही समाप्त हो सकती है जब आप संसद के अंदर विधि यानी संसद में कानून पेश करेंगे, तभी हो सकता है, वरना अन्यथा नहीं हो सकती। तो इसी के बारे में आप लिख सकते हैं। अगला अनुच्छेद लिख सकते हैं। इसके बाद नागरिकता के निलंबन के बाद हमारा अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद नंबर 10, जिसमें कहा है संसद के द्वारा विधि किए बिना नागरिकता का निलंबन नहीं होगा। तो आ गया अगला अनुच्छेद है नागरिकता का निलंबन नहीं होगा। संसद में विधि या कानून स्थापित किए बिना नागरिकता का निलंबन नहीं हो सकता। आप इसे नोट भी जरूर करते चलें, जिससे कि आपको बाद में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप क्लास देखेंगे बार बार तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होएगा। तो आप नोट जरूर करते चलें, जिससे कि आप बढ़िया तरह से अपने नोट्स बनाएं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्वयं के नोट्स एक बेहतर नोट्स होते हैं, अपने नोट्स स्वयं से बनाएं। बाकी मैं आपको नोट्स मेरा जो
फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है, वहाँ पर पढ़े हैं, वहाँ पर आप ले भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपने। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं अनुच्छेद नंबर 11। अनुच्छेद नंबर 11 है, तो अनुच्छेद नंबर 11 है कि संसद को अधिकार है, अनुच्छेद नंबर 11 में दिया गया कि संसद को अधिकार है कि वह किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है। तो आइए प्यारे साथियों अब देखते हैं अपने अगले अनुच्छेद को। आप इतने नोट कर लें। आइए देखते हैं। तो आप अगला देख लें। अनुच्छेद नंबर 11 है कि वह संसद के अनुच्छेद नंबर 11 है अनुच्छेद नंबर 11, संसद को अधिकार है संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के विषय में संशोधन कर सकती है। जैसे कि हमारे पास नागरिकता के विषय में संशोधन कर सकती है, और हमारे पास इसके तहत कई बार संशोधन हुए, जिसके बारे में मैं बताता हूं। तो सबसे पहले हमारा संशोधन हुआ 1986 में, 1992 में, उसके बाद 2002 में, उसके बाद हुआ हमारे पास 2005 के अंदर, फिर हुआ 2015 में, और फिर हुआ 2019 के अंदर। इसी के बारे में आप नोट कर सकते हैं। तो आइए 19 पहला हमारे पास सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागरिकता के अंदर सबसे पहला संशोधन कब हुआ। तो कब हुआ? 1986 में। इसके बाद 1986 में संसद को अधिकार है कि वह किसी भी नागरिकता के विषय में संशोधन कर सकती है। और सबसे पहले कब हुआ, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद हो जाए। तो इसके बाद हमारा हुआ 1992 में, फिर हुआ 2003 में, 1992 में, फिर हुआ 2003 के अंदर, और इसके बाद हमारे पास आया 2005 के अंदर, इसके बाद 2015 में, और फिर हुआ 2019 में। 1 2 3 4 5 6। तो इसके तहत हमारे पास अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो नागरिकता में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो आपसे एक लाइन में पूछा जा सकता है कि हमारा नागरिकता में 6 बार संशोधन हो चुका है। 6 बार संशोधन। इसके बाद हमने इसी अनुच्छेद के अंदर दिया है हमें कि नागरिकता कैसे कैसे प्राप्त होगी, नागरिकता के प्रावधान। तो आइए आप नोट कर सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो नागरिकता प्राप्त करने के और नागरिकता हटाने के कैसे कैसे दिया है, इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं। तो नागरिकता के प्रावधान आप नोट कर सकते हैं, इसी अनुच्छेद के अंदर आता है। 11वें अनुच्छेद के अंदर कोई भी टीचर या कोई व्यक्ति जब पढ़ाता है तो आपको ज़्यादातर मिलेगा कि आपने अनुच्छेद नंबर 11 को सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा जितना मैं अब बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले की जानकारी भी ज़रूरी थी मेरे लिए बताना, क्योंकि जानकारी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप दूसरे के किसी के सामने अगर कोई जवाब देने लगे और आपसे वो अनुच्छेद 11 न पूछकर सीधा 6 पे ही आ गया, सीधा 5 पे ही आ गया कि आप शुरू से ही बता दो, तो आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी और आप वहाँ पर अटक जाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप अटकें। तो नागरिकता के प्रावधान आप लिख सकते हैं। नागरिकता किस किस तरह से प्राप्त होगी, तो आप पहले लिख सकते हैं कि नागरिकता प्राप्त करना। और हमारे भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? तो नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? तो 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के।
इन्हीं के बारे में हम वन बाय वन देखते हैं। जैसे कि पहले ही हमारे पास आता है जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता प्राप्त करना। इसके बाद हमारे पास जैसे कि जन्म का मतलब क्या है जगह, तो जन्म से नागरिकता प्राप्त करने का मतलब बस इतना है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के माता पिता में से कोई भी एक अगर पहले उसका जन्म भारत में हुआ है और अब उसके बच्चे विदेश में निवास करते हैं तो उसे जन्म के आधार पर भी नागरिकता मिल जाएगी। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास आता है अगला आता है जन्म से नागरिकता के बाद हमारे पास अगला प्रावधान है जिसे कहते हैं देशीयकरण के आधार पर। देशीयकरण के आधार पर नागरिकता। देशीयकरण के आधार पर इसमें भी वही बात आएगी कि कोई भी व्यक्ति का अगर कोई पूर्वज अगर भारत में निवास कर चुका है और अब वो है कहीं और रहना शुरू कर दिया तो उसे नागरिकता कैसे मिलेगी। लगभग सभी सेम है, इसमें नागरिकता प्राप्त करने में हल्का हल्का फर्क हो सकता है लेकिन सभी सेम है लगभग। आइए अगला देखते हैं, अगला हमारे पास आता है जिसे कहते हैं पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करना। पंजीकरण के बारे में मैंने आपको अभी बताया। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। इसके बाद हमारे पास अगला आता है और अगले को हम कहते हैं प्यारे साथियों, अगला हमारे पास आता है वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर। और पांचवा तरीका हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं पंजीकरण हमारे पास हो गया है। अगला आता है भूमि अर्जित के आधार पर। भूमि अर्जित के आधार पर अगर किसी व्यक्ति की भारत के अंदर पहले यानी 1950 से पहले की कोई अगर भूमि पड़ी है, अब की बात नहीं चल रही है, अगर 1950 से पहले की अगर कोई बात चल रही भूमि पड़ी है भारत के अंदर और वो विदेश में रह रहा है तब भी उसकी ज़मीन के आधार पर उसे नागरिकता मिल जाएगी कि हाँ मेरी ये ज़मीन है, मेरे कागज़ हैं और मेरी ज़मीन है, आपने गलत तरह से कब्जे में कर रखी है और मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, मैं अब भारत में रहना चाह रहा हूँ, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसके बाद हमारे पास 5 पॉइंट हमारे पास हो चुके हैं। इसके बाद आता है हमारे पास भारत की नागरिकता का निलंबन। भारत की नागरिकता का निलंबन 3 प्रकार से होता है। किस आधार पर होता है? स्वतः ही त्याग करने से होता है भारत की नागरिकता का निलंबन। इसके बाद होता है अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो उसे भारत की नागरिकता से बर्खास्त किया जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला आता है जिसे कहते हैं शत्रु देश की मदद करने के आधार पर, तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम नागरिकता के निलंबन के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं नागरिकता का निलंबन। नागरिकता का निलंबन किस किस आधार पर हो सकता है? तो ये है 3 आधार हैं इसके। पहला आधार है जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पहला आधार है स्वतः ही त्याग देने से। स्वतः त्याग देने से भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास अगला प्रावधान हमारे पास आया जिसे कहते हैं शत्रु देश की मदद करने पर। शत्रु देश की मदद करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है जिसे कहते हैं तो स्वतः त्याग देने पर, और इसके बाद आता है दिवालिया होने पर। अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तब भी उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। भारत की नागरिकता में उसके विषय में कोई बात नहीं की जाती है अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तब। मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति शत्रु देश की मदद करे, जैसे कि हम हैं या कोई व्यक्ति और भी है, अगर वो भारत या किसी देश से अगर कोई युद्ध चल रहा है, अगर कोई बात चल रही है, तो अगर उसके पक्ष में वह वोट देता है तो उसकी नागरिकता भारत सरकार समाप्त कर देगी, क्योंकि जो व्यक्ति भारत का ना हुआ वो किसका हो सकता है? जहां वो रह रहा है, जिस भूमि पर वो रह रहा है,
वो उस भूमि का नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं हो सकता, इसीलिए उसे भारत में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो आइए अब जैसे कि हमने आज की क्लास में अपने पॉइंटों को देखा, हमने आज भाग नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है और हमने नागरिकता का भाग नंबर 2 समाप्त कर दिया है। ये है 5 से लेकर 11 तक। अगले अनुच्छेद को हम बात करेंगे 12 से लेकर 35 तक की, जिसमें हम कहते हैं भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार। तो आइए आज की क्लास समाप्त होती है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी साथियों को शेयर कर दें, जिससे कि सभी को पता चल जाए, और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास मस्त लगी हो तो मुझे कमेंट जरूर करके बताएं कि हाँ आपकी क्लास अच्छी लगती है, जिससे कि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूं और आपको और ज़्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूं। आइए प्यारे साथियों, अब चलते हैं। अंत में वही, खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता, अपने गुरुजनों, अपने माता पिताओं को सम्मान करें। और जैसे कि हमारी क्लास का टाइम हो गया है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।